सुबह का सूरज पूरी चमक से गांव पर फैला हुआ था। हर रोज की तरह ये सुबह भी बहुत रोशन थी। नदी का पानी सूरज की किरणों की वजह से चमक रहा था, लेकिन हर रोज की तरह शंकर के घर में गुस्से भरी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। अरे मधु, उठ जा। कब तक सोया रहेगा? बड़े भाई का कोई एहसास ही नहीं, बस अपनी नींदें पूरी करने में रहता है तू। छोटा भाई मधु अपने बड़े भाई की आवाज पर जैसे पुतला बनकर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी भी जल्दी से उठ गई। अगर मैं तुझे माता पिता के मरने के बाद इस घर में जगह ना देता तो इस वक्त तू ठोकरें खा रहा होता, मगर नहीं, तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। सब कुछ मेरा है, तेरा तो कुछ भी नहीं। जिस दिन मैंने तुझे और तेरी पत्नी और बच्चों को खिलाना बंद कर दिया, तब पता चलेगा। मधु और उसकी बीवी किसी पुतले की तरह हर रोज शंकर की बातें सुनते और फिर उन बातों को अंदर ही अंदर पी जाते, मगर मजाल है जो मुंह से एक लफ्ज भी निकालते। मधु के माता पिता बचपन ही में मर गए थे। तब से लेकर अब तक शंकर ने ही उसे पाला हुआ था। मधु को अपने घर में रखा, उसे खाने को देता, मगर रोज घर में मुफ्त रहने के ताने देता। शंकर उसका भाई था, मगर दिल का इतना कठोर और तंग था कि मधु को बातें सुनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी पत्नी चंपा भी वैसे ही ताने सुनाती रहती थी। शंकर जी, बाहर बारिश होने लगी है। इस निकम्मे निखट्टू को कहो कि किसी काम पर लगे। घर के बाहर इतना गंद जमा हो गया है। ये हमारी बेइज्जती है कि गांव के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर इतना गंद है। इस काम चोर से कहो कि बाहर से सारा कीचड़ और कचरा साफ करे। माना कि इससे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें तो दुनिया को मुंह दिखाना है ना। हाँ मधु, पल्ले पड़ी भाभी माँ की बात, या एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। मैं वैसे भी खेतों के मामले देखने जा रहा हूँ। लगता तो नहीं है कि कुछ पल्ले पड़ा होगा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब खड़ा होकर मुंह क्या देख रहा है? जाकर सफाई कर, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए। और हाँ, उसके बाद मवेशियों का चारा काटना है और लकड़ियां भी लानी है। अब जा यहाँ से। मधु अपने भाई और भाभी की जली कटी सुनकर चुपचाप काम पर लग गया। वो ऐसा ही था, दयालु और मेहनती, मगर उसकी कदर उसके भाई भाभी को नहीं थी। मधु ने भी कभी उन दोनों के सामने बाण नहीं चलाई, क्योंकि वो फर्ज को एहसान समझता था जो उसके भाई ने उसे अपने घर में रख कर किया था। बारिश बूंदों और फिर बौछार में बदल गई। शंकर खेतों पर जाने से पहले मधु के पास आया। मधु, बारिश बहुत तेज हो गई है, खेतों पर मेरा जाना जरूरी है। अगर बारिश का पानी जमा होने लगे तो मेरे सामान की हिफाजत करना, मवेशियों को सुरक्षित जगह पर बांध देना, बस किसी चीज को नुकसान ना हो। तेरा तो वैसे कुछ नहीं है, चल जा अब, इससे पहले पानी घर को चला जाए। ठीक है भाई, जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूँगा। मधु दुखी हो गया था, आंखों में पानी जमा होने लगा था, लेकिन उसने भाई के आगे कभी भी जुबान नहीं चलाई, बल्कि हमेशा सर झुका लिया। बारिश अब तेजी से बरस रही थी। ऊपर वाले, बस बारिश इतनी ना बरसे कि मेरे भाई के घर को या माल को कोई नुकसान हो। मेरी खैर है, मेरे पास तो बचाने को कुछ भी नहीं। बारिश की रफ्तार अब और भी बढ़ चुकी थी। शंकर ने अपने खेतों पर नजर डाली, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अब पानी में डूब गया था। अगर इस बार मेरे खेतों को कोई नुकसान हुआ तो मधु को घर से निकाल दूंगा। अनाज का बोझ तो कम हो, कब तक बिठाकर मुफ्त रोटियां तुड़वाता रहूं। शंकर अपनी लालच और घमंड में इतना गिर चुका था कि वो ये तक भूल गया था कि जिस इंसान को वो इतना हकीर समझता है वो उसका भाई है। शंकर गुस्से की हालत में घर लौटा। अरे ओ मुफ्त खोरे, जब देखो हड हरामी करता है कामों में, काम चोर कहीं का। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा कहा नहीं माना। भाई मेरी बात तो सुनो, बारिश देखो बाहर, और फिर ये मेरे भीगे कपड़े देखो। मैंने कोशिश की थी मगर हिम्मत ही नहीं हुई। बस कर ये बहाने बनाना, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की हिम्मत है, मेरी बात मानने की नहीं है। शंकर ने जोर से मधु को धक्का दिया। ये देखकर उसकी बीवी पार्वती भागती हुई अंदर आई।
शंकर ने एक बार और मधु को धक्का दिया। ये सब देखकर उनका बेटा भी रोने लगा। तुम लोग इसी के लायक हो। इससे पहले मैं धक्के देकर तुम लोगों को बाहर निकाल दूं, यहाँ से दफा हो जाओ। ये क्या कह रहे हो? मैं, मेरी पत्नी और बच्चा इस बरसती बारिश और रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ या मर जाओ, बस मेरे घर से दफा हो जाओ। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। बहुत मुफ्त की रोटियां खा ली तुम दोनों ने। मधु और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा ना कीजिए भाभी माँ, आप ही समझिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। इस तूफानी रात में हम कहाँ जाएंगे? जो आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, आपके गुलाम बन के रहेंगे। बस हम पर दया कीजिए, हमें ना निकालिए। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। ए जी, आप इनकी सुन ही क्यों रहे हो? धक्का देकर बाहर निकालो। बहुत तोड़ ली मुफ्त रोटियां, आप बाहर की हवा खाएंगे तो इनको पता चलेगा। ऐसा ना कीजिए भाई, आप मेरे बड़े भाई हो। मुझ पर तरस खाओ, मैं कहाँ जाऊंगा? कोई भाई भाई नहीं हूं मैं तेरा। मेरी तरफ से कल का आज मर जा। अब जा, निकल यहाँ से। शंकर ने मौसम देखा ना रात, उन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। मधु, उसकी पत्नी पार्वती और उनका बेटा राजू इस मौसलाधार बारिश में बाहर खड़े भीग रहे थे। राजू ठंड की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। कुछ करो मधु, वरना राजू को कुछ हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं किसी गांव वाले से मदद मांगता हूँ। मधु दौड़ता हुआ गांव में मौजूद हर घर के दरवाजे पर गया, मगर सबने यह कहकर उसे झिड़क दिया, जब तेरे अपने भाई ने तेरे लिए नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? वैसे भी बारिश में हर कोई अपना अपना हिस्सा ही सोचता है। मधु निराश होकर पार्वती के पास आया। पार्वती समझ गई थी कि बात नहीं बनी। वो तीनों अब बोझल कदमों के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के बीचों बीच उनको एक बड़ा सा दरख्त नजर आया, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। पार्वती राजू को लेकर उस पेड़ के नीचे चली गई। ये सामने एक झोपड़ी सी बनी है, मैं इसको देख कर आता हूँ। क्या कह रहे हो मधु? ये छोटी सी झोंपड़ी, जिसका हाल ये है कि इसकी छत कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है, हम इसमें रहेंगे? रहना तो पड़ेगा पार्वती। इस तूफानी बारिश में इसका मिलना भी किसी महल से कम नहीं। हम तीनों अपनी नई जिंदगी यहीं से शुरू करेंगे। ये ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए सर छुपाने की जगह है। अगर इसे कबूल करें तो और भी मिलेगा। अब चलो, चलते हैं अंदर। वो तीनों झोंपड़ी में चले गए। हाल सच में बहुत खराब था, पर मधु के लिए ये किसी महल से कम नहीं था। बारिश के कतरे और ठंडी हवा का शोर झोंपड़ी की टूटी दीवारों से टकरा रहा था। तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो, मैं कोशिश करता हूँ खाने को कुछ मिल जाए। इतना कहकर मधु खाने की तलाश में निकल पड़ा। तूफानी बारिश में उसके कदम डगमगा रहे थे, पर वो रुकता नहीं था। वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को भूखा नहीं देख सकता था। अंत में उसे गली सड़ी सब्जियों के बीच एक कच्चा भुट्टा मिल गया। उसके लिए वो किसी इनाम से कम नहीं था। वो जल्दी से घर लौटा। पार्वती, पार्वती, देखो मुझे क्या मिला। क्या मिला? ये भुट्टा, तुम दोनों खा लो। और आप क्या खाएंगे? जानता हूँ कच्चा है, पर अभी के लिए गुजारा करना पड़ेगा। मुझे भूख नहीं, तुम दोनों का गुजारा हो जाए, यही मेरे लिए काफी है। जानती हूँ आप भूखे हैं, आपको खुद से ज्यादा हमारी फिक्र है। ये मेरा फर्ज है पार्वती, और देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाया करना। पता नहीं वो दिन कब आएगा। निराश मत हो, तुम और राजू तो मेरी हिम्मत हो। तुम हार गई तो मेरा क्या होगा? जानता हूँ ये कठिन समय है, पर ये भी ऊपर वाले की कृपा से बीत जाएगा।
मैं सोचती हूँ कि शंकर भाई ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने आपको आपकी ज़मीन भी नहीं दी जो कि आपका हिस्सा थी। अगर आज वो ज़मीन हमारे पास होती तो हम सुखी होते। वो मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे पाला है। मैं उनके सामने ये मांग नहीं कर सकता, और जो मेरा है मुझे मिल जाएगा। मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है। काश हर कोई आपकी तरह दयालु होता। अभी वो बात कर ही रहे थे कि झोंपड़ी की छत टूट गई। बारिश का सारा पानी अंदर गिरने लगा। ये क्या हो गया? ये छत अब क्या करेंगे? राजू की तबीयत ठीक नहीं है, वो भीग रहा है, उसे तो बुखार हो गया है। क्या राजू को बुखार है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले ही निराश थे, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो, मैं भाई के पास जाता हूँ, मदद मांगता हूँ। वो मेरी मदद करेंगे, आखिर को भाई है मेरे। आपको लगता है वो मदद करेंगे? अगर करनी होती तो हमें निकालते ही क्यों? जानता हूँ पार्वती, जानता हूँ, मगर हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता ना। अगर राजू का बुखार बढ़ गया तो मैं भाई से कहूँगा, मिन्नत करूँगा, कोई दवा दे देंगे, कोई चादर दे देंगे ताकि गुजारा हो जाए। मधु तेज तेज कदम उठाता शंकर के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। चंपा ने दरवाजा खोला। मधु को देखते ही वो गुस्से से लाल हो गई। देखो तो सही, तुम्हारा भिखारी भाई आया है, इसने हमारी जान नहीं छोड़नी। पता नहीं कौन आ गया इस बारिश में भी, ना मौसम का लिहाज ना वक्त का। क्या मौत पड़ी है जो फिर आ गया यहाँ। तुझे निकाल दिया था ना। भाई मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ख्याल करो, वो बीमार है। बस कोई बुखार की दवा दे दो, कुछ खाने को दे दो और एक चादर। भाई मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ अपने बच्चे की जिंदगी के लिए। चल निकल यहाँ से, होटल समझा है क्या घर को? ये भी दे दो वो भी दे दो, जा निकल जा। भाई मेरा राजू बीमार है, उसे कुछ हो जाएगा, ऐसा ना करो, मैं आपका भाई हूँ। मेरी तरफ से तुम लोग मर जाओ, और मर ही गए हो, और कोई बकवास नहीं सुननी। चंपा दरवाजा बंद कर। सही कह रहे हो, सुन तो लिया ना छोटे भाई, अब निकल जाओ और वापस मत आना। भाभी माँ ऐसा मत करो, तुम भी तो माँ हो। अरे मेरी औलाद तुम जैसे भिखारियों की तरह नहीं है, हम जैसे इज्जतदार लोगों की औलाद है। अब जा यहाँ से। चंपा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मधु आंसू के साथ वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक आलू मिला। उसने वो आलू उठाया और सोचा कि घर जाके राजू और पार्वती को देखा। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था। क्या हुआ बाबा जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, भूख से जान जा रही है। लगता है आज की रात मेरी अंतिम है। ऐसा मत कहो बाबा जी। क्या करूं बेटा, गांव गया था, शायद कोई एक रोटी दे दे, पर सबके दिल पत्थर के हो गए हैं। आप चिंता मत करो, ये आलू ही सही, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप ले लो। काश मेरे पास और होता तो सब दे देता। पर बेटा ये तो तुम अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहे होगे ना, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। कोई नहीं, ऊपर वाला मेरे घर वालों को भी खिला देगा। तुमने मुझे बचा लिया, तुमने साधु बाबा को बचा लिया। बताओ क्या चाहिए? मैं कुछ दे नहीं सकता, पर दुआ दे सकता हूँ। बाबा ना आप मुझे कुछ दे सकते हो ना मैं आपको। हाँ एक अरदास है, ऊपर वाला मुझे एक पक्का घर दे दे जिसमें कभी बारिश का पानी अंदर ना आए। जा घर जा मधु, साधु बाबा की दुआ है,
बिल्कुल ऐसा ही घर मिलेगा। तू बहुत दयालु है, बहुत खुश रहेगा। मधु वापिस आया। झोंपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर बन चुका था। पार्वती दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। मधु, मधु, ये देखो, यहाँ तो झोंपड़ी थी, लेकिन अब। मैं खुद हैरान हूँ पार्वती। ये सब साधु बाबा की दुआ का असर है। शायद वो इंसान के रूप में फरिश्ता थे। उस रात मधु, पार्वती और राजू नए घर में चैन से सोए। बारिश अब भी बाहर बरस रही थी, मगर अब उसकी एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही थी। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मधु ने किसी साधु बाबा की मदद की थी, इसीलिए उससे उसकी दुआ लग गई और उसका घर महल में बदल गया। सब लोग मधु के दयालु होने के किस्से सुनाने लगे। सुन रहे हो, मधु रातों रात अमीर हो गया। सब कह रहे हैं कि साधु बाबा की दुआ लगी है उसे। वाकई? हाँ चलो देख लो, अगर विश्वास नहीं है तो। और निकालो मधु को घर से। अब तो पूरा गांव तुम पर थूक रहा है कि तुमने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। अरे हम तो सारे जमाने में बेइज्जत हो गए, ना इज्जत रही और ना पैसा। बस कर पार्वती, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। तेरे कहने पर ही तो मैंने ये सब किया था और अब मैं पछता रहा हूँ। दूसरी तरफ मधु अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नए घर में खुशी से रह रहा था। हर दिन वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता। राजू भी ठीक हो गया था। पार्वती के दिल से भी छत टपकने का खौफ निकल गया था, क्योंकि अब चाहे जितनी भी बारिश होती, पानी कभी भी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता।